फुप्पो लंदन से हमें मिलने आई तो हमारे फटे पुराने कपड़े देखकर अम्मी से कहा, तुम अपनी बड़ी बेटी मेरे साथ लंदन भेज दो, मैं इसकी वहाँ पर जॉब लगवा दूंगी, फिर तुम्हारे भी हालात बदल जाएंगे। अम्मी ने मेरी बहन को फुप्पो के साथ भेज दिया। मेरी बहन हरमा लंदन से हमें 5 लाख भेज दी। हमारे घर पैसे की रेल पेल हो चुकी थी। मेरी अम्मी ने मेरी शादी एक अमीर घर में कर दी। मैं अपने शौहर के साथ लंदन घूमने गई तो वहाँ कुछ लोग एक गंजी औरत को मार रहे थे। मैं इस औरत को पहचानने गई तो इसकी शक्ल देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम रोशनी है। मेरे अब्बा एक प्राइवेट अदारे में ड्राइवर की जॉब करते थे। वो अपनी आधी से ज़्यादा तनख्वाह अपने कपड़ों और ठाट बाट पर लगा देते। वो ज़्यादातर अपने अफसर के साथ जहाँ वहाँ घूमने निकल जाते थे। इन्हें घर की और हमारी कोई परवाह नहीं थी। मैंने कभी भी अपने अब्बा को खुले हाथों पैसे अम्मी को देते हुए नहीं देखा था। अम्मी को जब भी मैंने देखा तो पाई पाई का मोहताज ही देखा। अपनी ज़रूरियात के लिए भी पैसे इनके पास कभी ना हुए थे। हत्ता कि अगर किसी डॉक्टर के पास जाना होता तो जहाँ वहाँ से उधार करके डॉक्टर के पास जाती। बचपन तो हमारा ये सब देखते ही देखते गुजर गया। इस वक्त हम छोटे थे, बातों की समझ भी नहीं थी और पता भी नहीं था कि इस पर क्या अपनी राय का इजहार करें। लेकिन जूं जूं मैं और मेरी बहन रमशा बड़े होते चले गए तो हमें घर की ये रूटीन देखकर बहुत दुख होता था। मेरी बहन रमशा और मैं अक्सर इस हवाले से बात करते कि आखिर अब्बा ऐसे क्यों करते हैं, हालांकि ठीक ठाक इनकी आमदनी है, बस वो सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं। अम्मी को पैसे इतने नाप तोल कर देते हैं कि बस दाल रोटी ही पूरी होती है। इन पैसों से ना तो हम अपने लिए कोई कपड़े बना सकते हैं और ना ही अपने लिए जूते ले सकते हैं। और हमारे कपड़े अब इतने पुराने हो चुके हैं, अगर अम्मी कभी हमारे लिए अब्बा से पैसे मांगने की बात करती है तो अब्बा शदीद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं पैसे दरख्तों पर नहीं लगे, जहाँ से तोड़ कर ला के दूँ। अब्बा अक्सर अम्मी को इतनी जली कुटी सुनाते हैं कि हम दोनों बहनों का दिल कट कर रह जाता है। हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। मेरे ताया अब्बू से भी ज़्यादा कमाते हैं। वो अपने बच्चों पर खूब खर्च करते थे। इनके बच्चे अच्छा खाते थे और हमारी ताई अपने बच्चों के लिए सालन अलग कर देती, जो कि ज़्यादा शोरबे वाला भी नहीं होता था, लेकिन बाद में हांडी में इतना पानी डाल देती कि ना इसमें दाल का पता चलता है और ना ही मसाले का। यूं लगता जैसे हम घड़े का पानी पी रहे हैं। अम्मी ने कई बार इस बात पर अपनी जेठानी से कहा कि जब हम सालन लेना होता है तो आप इतना पानी क्यों डालती हैं। तब ताई अम्मा से लड़ने लग जाती, तुम्हारा खामद महीने का जितना खर्चा मुझे देता है इसमें यही सालन बनेगा, अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो अपना किचन अलग कर लो। अम्मी को कब से चाहती थी कि हमारा खाना पीना अलग हो जाए। कई बार उन्होंने अब्बा से इस बारे में भी बात की थी कि आप यही पैसे मुझे दे दिया करें, हम कम अज़ कम ढंग से खाना तो बना सकेंगे। बच्चियाँ अच्छे खाने के लिए तरस जाती हैं। तब अब्बा ऐसे ही अम्मी को इंतहाई हकारत भरी नज़रों से देखते और कहते कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम अपना किचन अलग से चला सको। भाभी इंतहाई समझदार औरत है, वो पैसों की कदर जानती है। तब अम्मी हैरत से इनकी तरफ देखती ही रह जाती। ऐसे में मैं और मेरी बहन ने हमेशा यही देखा था कि ताई अम्मी मेरे अब्बा को और भड़का देती थी और अब्बा अपना गुस्सा अम्मी को मार कर ही ठंडा करते थे, और जो थोड़ा बहुत खर्चा अम्मी के हाथ पर रखते थे वो भी देना बंद कर देते थे। मैं और बाजी रमशा अक्सर अम्मी से लड़ पड़ती थी कि आपने ऐसे बंदे से शादी ही क्यों की है जो हमारी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। तब अम्मी मुझे बहुत डांटती और कहती कि अगर तुम्हारी ये बातें तुम्हारी ताई ने सुन ली तो मेरा क्या हश्र होगा, तुम जानती ही नहीं हो। मेरी ताई हर वक्त मेरी अम्मी को भला वजह बातें सुनाती रहती थी। ऐसे में मुझे ताई अम्मी पर बहुत गुस्सा आता और मैं अम्मी के साथ साथ इनसे भी लड़ पड़ती कि आपको तो अब्बा जैसा खावन नहीं मिला, इसीलिए आपको बढ़ चढ़ कर बातें करनी आती हैं। तब ताई अक्सर अपने ओठों पर हाथ रखकर हैरानी से मेरी तरफ देखती और फिर मेरी अम्मा को कहती कि फरखंदा तुम अपनी बेटियों को कैसी तरबियत कर रही हो, सारी ज़िंदगी खुद भी नाशुक्री करती रही और अब अपनी बेटियों को भी यही अमल सिखा रही हो। तब अम्मी हमेशा की तरह इनके आगे चुप कर जाती। अगर अम्मी मज़ीद इनसे झगड़ा करती तो ताई अम्मी ने फ़ौरन शिकायत अब्बा को लगा देनी थी, और अब्बा की हमेशा से ये आदत थी
कि वो ताई की बातों में आकर अम्मी को बेतहाशा मारा पीटा करते थे। इसी बात पर हम दोनों बहनें अपने अब्बा से नफरत करने लगी थी। हमें ऐसा लगता कि जैसे बेटा न पैदा होने की वजह से हमसे बदला ले रहे हैं। इसमें अम्मी का क्या कसूर था? मैं अपनी बहन से पूछती कि क्या हम सारी ज़िंदगी अब्बा की नफ़रतों का शिकार रहेंगी? क्या हमारी ज़िंदगी यूं ही सिसक सिसक कर और छोटी छोटी चीज़ों की हसरत में गुजर जाएगी? तब बाजी मेरी तरफ गौर से देखती और कहती, तुम फिक्र मत करो छोटी, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारे दिन भी फिर जाएंगे। मुझे न जाने क्यों अपनी बहन पर बहुत एतबार था, क्योंकि अक्सर वो अपनी पॉकेट मनी से मुझे कितनी ही बार अपनी पसंद की चीज़ें लेके दे चुकी थी। वो चीज़ें होती तो बहुत मामूली नौयत की थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी थी। जैसे कि बारबी डॉल, जिसकी फरमाइश करते करते मेरी ज़ुबान तालू से जा लगी थी। मगर अब्बा ने मेरी ये फरमाइश इंतहाई बेदर्दी के साथ रद्द कर दी थी और कहा था कि अब तुम बड़ी हो गई हो। इस दिन मैं पूरी रात सो ना सकी, क्योंकि वैसी ही एक गुड़िया मेरी ताई की बेटी के पास थी जो मुझसे उम्र में भी बड़ी थी। लेकिन मुसीबत ये थी कि वो अपनी गुड़िया को मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी। और फिर एक दिन जब मैंने देखा मेरी ये फरमाइश किसी तौर पर भी पूरी नहीं हो सकती, तो मैंने अपनी ताई की बेटी की गुड़िया को चुरा लिया। और ये मेरी ज़िंदगी की पहली चोरी थी, जो मैंने अपने घर में ही की थी। और मुझे ये चोरी करते हुए किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। ताई की बेटी को जब अपनी गुड़िया ना मिली तो इसने पूरे घर में हंगामा बर्पा कर दिया। रो रो के पूरा घर सर पर उठा लिया और फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसकी गुड़िया मैंने चुराई है। ताई ने भी इसकी तायद करते हुए कहा कि ये तो है ही चोरनी। अब अगर इनकी फरमाइशें पूरी नहीं होती तो ये अपने ही घर में डाका डालेंगी। ताई की बात सुनकर अम्मी रो पड़ी और कहने लगी, कुछ तो खुदा का खौफ करें भाभी, आपकी बेटियों में और मेरी बेटियों में क्या फ़र्क है? तब ताई एकदम से बोली, यही फ़र्क है कि मेरी बेटियों ने कभी चोरी नहीं की और तुम्हारी बेटियों ने तो आज रिकॉर्ड काम कर दिया है। छोटी छोटी चीज़ें घर के अंदर से गायब हो रही हैं। तुमने अपनी बेटियों की बहुत ही गलत तरबियत कर डाली है। अब अगर ये तुम्हारे खावंद को पता चल जाए तो वो इनका गला दबा दे। जिंदगी में पहली बार मुझे इस 100 रुपये वाली गुड़िया पर इतनी बातें सुनने को मिली थी। अम्मी बोली, अगर मेरी बेटी रोशनी ने आपकी बेटी की गुड़िया ले ली है तो वो खेल कर वापस कर देगी, लेकिन कम से कम इस घर की बड़ी होने के नाते आपको ऐसी बातें जेब नहीं देती। बाजी पहली बार मेरे हक में बोली तो मैं बाजी का मुंह देखती रह गई। मेरी वजह से अम्मी और बाजी ये जानते हुए भी कि गुड़िया मेरे पास है, मेरा दफा करने की कोशिश कर रही थी। इस बात ने मुझे रुला डाला और मैंने चुपके से वो गुड़िया रात को ताई अम्मी के कमरे में रख दी, क्योंकि मैं मज़ीद अपनी माँ और बहन को कटोरे में खड़ा करने का हौसला नहीं रख सकती थी। और फिर मैंने इसके बाद कभी कोई चोरी नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी वजह से मेरी माँ और मेरी बहन की आंखों में बेबसी के आंसू आ जाएंगे। रमशाबाजी ने जब मैट्रिक किया तो उन्होंने जॉब करने की ठानी और इस मकसद के लिए उन्होंने एक शॉप पर सेल्समैन की जॉब शुरू कर दी। अम्मी बाजी की जॉब करने वाले फैसले पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर अप्पा को पता चल गया तो वो कभी भी इन्हें जॉब करने की इजाज़त नहीं देंगे। और फिर चुनी अब्बा को बाजी की नौकरी का पता चला तो उन्होंने पहले तो अम्मी को मारा, इसके बाद बाजी पर भी हाथ उठाया। इस रोज़ न जाने मुझ में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने आगे बढ़कर अब्बा का हाथ रोक लिया और इंतहाई सख्त लहजे में इनसे कहा कि अब हम बच्चे नहीं रहे। अगर आपको बाजी की नौकरी बुरी लगती है तो निकालिए हमारा खर्चा, ताकि हम भी ढंग से इंसानों के हुलिये में जी सकें। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटियां जवान हो गई हैं और वो पुराने और फटे हुए कपड़े पहनती हैं? हम बाहर निकलते हैं तो दुनिया वाले किस निगाह से देखते हैं? मैं ये कहते हुए रो पड़ी थी कि हमारे पास तो हमारा वजूद छुपाने के लिए भी कपड़े नहीं होते। अब्बा मेरी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गए और मुझे और मेरी माँ को बुरा भला कहते हुए कमरे में चले गए। इसके बाद ताई अम्मी ने अपना प्रोपेगेंडा बनाना शुरू कर दिया। हर मिलने वाली खातून को मिर्च मसाला लगाकर हमारी ऐबजोई करती और कहती कि इसकी बेटियां बहुत ही आज़ाद ख्याल और आवारा हैं, अब ये बाहर नौकरी के लिए भी मुंहमारी कर रही हैं। सुनने वाली औरतें भी ऐसे ही चटपटी खबरों के लिए हमारे घर आती थीं और दांतों में उंगलियां दबाकर हमारी तरफ तंजिया नज़रों से देखती रहती। खानदान में कोई ऐसा घर ना बचा जहाँ पर हमारी बुराइयां ताई के तवस्त से न पहुँची हों। तब अम्मी ये बातें सुन सुनकर रो पड़ती
और अक्सर बाजी को डांटती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिन चंद भरों से मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारा रिश्ता आ जाएगा, अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमसे रिश्तेदारी करना चाहेगा। तुम्हारी ताई ने हमें इतना बदनाम कर दिया है। ऐसे में बाजी अम्मी को हौसला देती कि मेरा रिश्ता जहाँ होना होगा हो जाएगा। आपको इतना फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जिसे हमारे बारे में जो सोचना है सोचता रहे। हम लोगों की सोच पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते। तब अम्मी चुप हो जाती, लेकिन मुझे पता था कि वो अंदर ही अंदर बाजी के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में लड़कियों की जल्द शादियां हो जाती थी। ताई की बेटियों के रिश्ते भी तय हो चुके थे। अब अम्मी चाहती थी कि मेरी बेटियां भी अपने घर की हो जाएं, ताकि वो सुख से सर उठाकर जी सकें। पहले पहल तो सिर्फ बाजी की नौकरी की वजह से हम पर तोहमतें लगती थी, लेकिन फिर अम्मी को ये सुनने को भी मिला कि ये अपनी बेटियों की कमाई खा रही है, इसलिए इनकी शादियां नहीं करना चाहती। जिस दिन अम्मी के कानों में ये बात पड़ी, इस दिन अम्मी सारी रात रोती रही। और ऐसे में जब बाजी ने अपनी तनख्वाह लाकर अम्मी के हाथ में रखी तो अम्मी ने वो रकम बाजी को लौटा दी और कहा कि हम जैसे पहले वक्त गुजार रहे थे वैसे ही आप भी गुजार रहे हैं। तुम ये पैसे अपने अकाउंट में डाल दिया करो। बाजी को समझ ही ना आई कि अम्मी इतनी अजनबी बातें क्यों कर रही हैं। जब मैंने इन्हें सारी सूरत हाल बताई कि आज घर आने वाली ख्वातीन ने अम्मी को खूब बातें सुनाई हैं, बाजी ने जब सारी बातें सुनी तो वो बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अगले दिन ही बाजार गईं और वहाँ से मेरे और अम्मी के लिए 2-2 नए सूट और नए जूते ले आईं। पहली बार नए कपड़ों को देखकर मेरी तो आंखें खुशी से जगमगाने लगी थी, जबकि अम्मी इन कपड़ों को देखकर रोने लगी। बाजी जो कि अच्छी सिलाई कर लेती थी, तो वो रातों रात ही उन्होंने मेरे और अम्मी के दोनों सूट सिलाई करके हमें कहा कि इन्हें पहन लो। अब अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी अच्छा पहनेंगे और खाएंगे। बहुत जल्द ही बाजी ने हमारा खाना पीना ताई से अलग कर दिया था। आस्ता आस्ता घर के हालात बदलते जा रहे थे, लेकिन आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिसमें बाजी मुझे आगे पढ़ा सकती, क्योंकि मैं अब मैट्रिक कर लिया था और बाजी की तरह ही मैं भी जॉब करना चाहती थी। लेकिन बाजी ने मुझे जॉब न करने दी और कहा कि मैं प्राइवेट ही एफए कर लूँ और अपनी तालीम पर फोकस करूँ। वो अकेले ही घर का इंतज़ाम चला रही थी। फिर एक दिन हमारे घर लंदन से हमारी फुप्पो आ गई। मेरी फुप्पो की शादी बहुत ही ऊंचे घर में हुई। वो लंदन में रहती थी। अम्मी फुप्पो के सामने अपने दिल के तमाम जख्म खोल कर बैठ गई। तब फुप्पो ने मेरी बड़ी बाजी से कहा कि अगर तुम बहुत अच्छी जॉब ही करना चाहती हो तो मेरे साथ लंदन चलो। वहाँ तुम्हारी आमदनी भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। अम्मी को तो कोई इतराज़ नहीं था और अब्बा तो पहले ही हम बहनों के किसी मामलात पर बात करना पसंद नहीं करते थे। लिहाजा बाजी का चटपट वीज़ा आ गया और फूफो इनको अपने साथ लंदन ले गई। वहां पहुंचकर उन्होंने बाजी की एक पार्लर में नौकरी दिलवा दी और जब 5 लाख बाजी ने अम्मी की तरफ भिजवाए तो अम्मी हैरान रह गई कि कहाँ इनकी बेटी महीने के 8,000 कमाती थी और अब 5 लाख कमा रही है। मैं और अम्मी बहुत खुश हुए। वहीं पर ताई का हर वक्त मूड ख़राब रहने लगा। अम्मी ने इन पैसों को बहुत ही एहतियात और समझदारी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने पोर्शन की मरम्मत करवाई कि जब से वो ब्याह कर आई थी कभी भी इस घर में रंगो रोगन नहीं हुआ था। अम्मी के जहन में यही बात थी कि घर अच्छे से सेट हो जाए ताकि मेरा रिश्ता देखने के लिए आने वालों पर अच्छा इम्प्रेशन पड़े। फिर आस्ता आस्ता उन्होंने घर के लिए अच्छी क्रॉकरी खरीदी, क्योंकि हमारे घर अगर कोई मेहमान आ जाता तो अक्सर ताई से बर्तन लेने पड़ते थे। इसलिए अम्मी ने टी सेट के साथ डिनर सेट भी खरीदे और साथ ही साथ वह मेरे जहेज के लिए भी चीज़ें जमा करती जा रही थी, क्योंकि अब्बा को तो ना बाजी की और ना ही मेरी शादी की कोई फिक्र थी। ना ही उन्होंने कभी इस हवाले से अम्मी से बात की थी। लिहाजा हमारे हवाले से सब कुछ अम्मी ही अब सोच रही थी। इन्हीं दिनों बाजी ने पैसे भेजकर मेरा शहर के बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था और आने जाने की वैन भी बाजी ने ही करवा दी थी और मुझे कहा कि जितना पढ़ना है पढ़ लो ताकि तुम्हारे दिल में हसरत ना रहे। मैं हरदम अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती कि जिसने इतनी दरियादिल बहन मुझे अता की थी। हमारे घर के अच्छे हालात देखकर ताई का मूड भी हमसे अच्छा होने लगा। खानदान में दीगर रिश्तेदार ख्वातीन भी अब ताई की निस्बत हमारे घर में ज़्यादा बैठना पसंद करती और वो गिफ्टें जो कभी वो अम्मी की ताई के सामने करते थी, अब ताई की गिफ्टें वो अम्मी के सामने करने लगी थी। मुझे ये सब देख देख कर बहुत हंसी आती थी।
ताई अम्मी ने हमारे घर में दौलत की रेल पेल देखी तो फट से रिश्ता मांग लिया। शायद इनके जहन में होगा कि मैं बहुत अच्छा जहेज लेकर आऊँगी, लेकिन अम्मी ने साफ मना कर दिया। मैं जहर खा के मर जाऊँगी, लेकिन ताई के बेटे से शादी नहीं करूँगी। ताई के कहने पर अब्बा ने भी बहुत जोर दिया कि मेरा रिश्ता यहीं हो जाए, मगर अम्मी ने साफ साफ कह दिया कि जहाँ पर बच्चियों की ख्वाहिश होगी मैं वहीं पर इनका रिश्ता करूँगी। तब अब्बू चुप हो गए। इसी दौरान एक अच्छे घर से मेरा रिश्ता आया तो अम्मी ने फ़ौरन हाँ कर दी और मेरी महीने के अंदर अंदर शादी हो गई और मैं रुखसत होकर अपने शोहर सजाद के घर आ गई। सजाद की फैमिली बहुत अमीर थी। वो मुझे शादी के दूसरे दिन ही हनीमून के लिए लंदन ले गया। लंदन में मुझे हनीमून से भी ज़्यादा बाजी से मिलने का शौक़ था। मेरी तो अपने मौसम जैसी बहन को देखने के लिए आंखें ही तरस गई थीं। मैंने सजाद से एक फरमाइश की कि मुझे अपनी बहन के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तो वो मुझे खुशी खुशी एक मॉल में ले गए, जहाँ से मैंने बाजी के लिए कपड़े और परफ्यूम लिया था। अचानक इस मॉल के बाहर लोगों का बेशुमार रश जमा होने लगा। मैं भी सजाद के साथ बाहर आई ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। तब अचानक सड़क के दरमियान मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी, जिसके सर पर बाल नहीं थे। शायद किसी बीमारी की वजह से इसने अपना गंज करवा लिया हो। वो औरत नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। मैं भागकर इसे उठाने गई तो ये देखकर मेरी रूह लरज़ गई और मेरे मुंह से एकदम चीख निकली थी, क्योंकि वो औरत मेरी बहन रमशा थी। सजाद ने एम्बुलेंस मंगवाई और हम इन्हें लेकर फ़ौरन अस्पताल भागे। बाजी को देखे हुए लगभग 4 साल हो गए थे और वो इन 4 सालों में इतनी बदल जाएंगी, इस बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो तो अपनी उम्र से भी बड़ी नज़र आ रही थी। उन्होंने अपने बाल क्यों कटवा दिए थे? जब इन्हें होश आया तो वो मुझे देखकर रो पड़ी थी। मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी इस बात की थी कि बाजी के साथ फुप्पो नहीं थी। मैंने जब इनसे फुप्पो के बारे में पूछा तो वो एकदम से उठकर बैठ गई। इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है इत्तला देने की, बस खामोश रहो। मुझे इनकी ये बात सुनकर बड़ी हैरत हुई कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। फिर मैंने इनको लेकर फुप्पो के घर आई तो फुप्पो ने यूं ही बाजी को देखा तो इनसे लड़ने लगी कि तुम कहाँ चली गई थी, कम अज़ कम बताकर बाहर निकला करो। तब बाजी खामोश रही। मैं और सजाद अभी बैठे भी ना थे कि फुप्पो का बेटा हमारे सामने आ गया, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। जब इसने बाजी को मेरी दुल्हन कहकर पुकारा, तब बाजी ने एकदम ही मुझसे नज़रें चुराकर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, जबकि फुप्पो एकदम से घबरा गई और इसे लेकर वहाँ से जाने लगी। बाजी, ये सब क्या है? ये आपको मेरी दुल्हन क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं जानती थी कि फुप्पो का इकलौता बेटा आधा पागल था। फुप्पो ने इसका बहुत इलाज करवाया था, मगर वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था। लेकिन वो बाजी को ऐसा क्यों कह रहा था, ये मेरी समझ से बालातर था। मेरी बात पर बाजी रो पड़ी और फिर मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। फिर जो ही उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया तो मेरा दिमाग चकरा गया। फुप्पो ने बाजी की शादी अपने बेटे से करवा दी थी। फुप्पो और बाजी के दरमियान एक मायदा हुआ था कि अगर वो इनके बेटे से निकाह कर लेती हैं तो वो इन्हें अपने साथ लंदन भी ले जाएंगी और हर महीने 5 लाख भी देंगी। और बाजी चुपचाप हमारी खुशियों की खातिर खुद को कुर्बान कर बैठी थी। और बाजी को कोई बीमारी नहीं थी, बस इनके शोहर हर माह अपने बाल कटवा देते थे और फिर वो जिद करते थे कि इनकी दुल्हन भी अपने बाल कटवाए। इसीलिए बाजी इसको खुश रखने के लिए अपने बाल कटवा देती थी। मैं ये सोच सोच कर नदामत के घड़े में गिरती जा रही थी कि बाजी ने हमारी खातिर अपनी ज़िंदगी की सब खुशियों को दांव पर लगा दिया। जब मैंने ये बात अपनी शोहर सजाद को बताई तो इनका दिल भी दुखी हो गया। मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जब सजाद ने बाजी को कहा था कि हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे, बस तुम अपने शोहर से खुला ले लो। मैं वादा करता हूँ मैं अपने ख़ानदान में कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा और किसी को तुम्हारे माजी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। बाजी ने हमारी बात मान ली थी और फिर अपने शोहर से तलाक लेकर वो हमारे साथ पाकिस्तान आ गई थी। वादे के मुताबिक 6 माह बाद सजाद ने अपने कज़न अकील से बाजी की शादी करवा दी। अम्मी को पहले तो बहुत सदमा पहुंचा था, मगर जब बाजी और मैं अपने अपने घर में खुश रहने लगी तो इन्हें भी तसल्ली हो गई। आज हम बहनें अपने घर और अम्मी अपने घर हंसी खुशी रह रही हैं।